हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम रीतिकाल तक अध्ययन पूरा कर चुके हैं। अब आगे हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल को, जिसमें हम प्रकरण 4 के अंतर्गत गद्य के विस्तार को पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में प्रकरण 1, 2 और 3 के अंतर्गत जो गद्य साहित्य का विस्तार दिया हुआ है, गद्य का प्रवर्तन किस प्रकार से हुआ, गद्य का साहित्य में प्रवेश किस प्रकार से हुआ, ये सब आपका यूपीएचएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी लगा हुआ है और इस बुक से आपको वहाँ पर बहुत लाभ मिल सकता है। तो टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जो यूपीएचएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए और अगर नहीं अच्छा लगा है तो उसका रीज़न कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करिए, जिससे इसमें आपके अनुकूल परिष्कार हो सके। और अगर अच्छा है तो आपकी एक लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और अगर चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि पूरी सीरीज़ आप इसी प्रकार देख सकें। यहाँ तक का हमारा अध्ययन हो चुका था, जिसमें बताया गया था कि एक निबंध लेखक या तत्व चिंतक किस प्रकार से जो संबंध सूत्र हैं उनको पकड़ते हैं और किस प्रकार से उन पर आगे बढ़ते हैं। एक लेखक विशेष की अपनी स्वयं की कुछ व्यक्तिगत विशेषता होती है, इसी के आधार पर वो किसी स्थिति या परिस्थिति के संबंध सूत्रों को पकड़ता है, उस पर आगे बढ़ता है। जैसे अगर कोई एक ही बात होती है, उस पर विनोदशील प्रकृति का जो लेखक होगा वो अपने तरह से सोचेगा, अपने तरह से उन्हीं सूत्रों को खोजेगा जो उसकी विनोदशील प्रकृति में सहायक हों और उसी प्रकार की शैली अपनाएगा। इसी प्रकार यदि कोई गंभीर प्रकृति का लेखक है तो वो मार्मिक स्थलों को अधिक पकड़ेगा और उन्हीं पर उसका वर्णन अधिक मुखर होगा। तो इस विशेषता को इसको ही व्यक्तिगत विशेषता कहते हैं और इसी पर ही भाषा भी आधारित होती है। तो उससे आगे आइए अब हम देखते हैं। इस अर्थगत विशेषता के आधार पर ही भाषा और अभिव्यंजना प्रणाली की विशेषता, शैली की विशेषता खड़ी हो सकती है। इस अर्थगत विशेषता के आधार पर ही जो ऊपर विशेषताएं बताई गई हैं, अर्थगत विशेषता के आधार पर ही कि उसके अंदर वो किस प्रकार का भाव, किस प्रकार का अर्थ भरना चाहता है लेखक, पाठक को किस ओर ले जाना चाहता है, इस अर्थगत विशेषता के आधार पर ही वो भाषा को चुनता है और अभिव्यंजना प्रणाली की विशेषता, शैली की विशेषता खड़ी हो सकती है। इसी पर भी शैली और अभिव्यंजना प्रणाली दोनों ही आधारित होती हैं। जहाँ नाना अर्थ संबंधों का वैचित्र्य नहीं, जहाँ गतिशील अर्थ की परंपरा नहीं, जहाँ पर नाना अर्थ संबंधों का वैचित्र्य नहीं, जहाँ नाना अर्थ संबंधों की विचित्रता को नहीं दिखाया जाएगा, जहाँ पर अर्थ वैचित्र्य नहीं होगा, जहाँ गतिशील अर्थ की परंपरा नहीं होगी, जहाँ अर्थ गतिशील नहीं होगा, वहाँ एक ही स्थान पर खड़ी तरह तरह की मुद्रा और उछल कूद दिखाती हुई भाषा केवल तमाशा करती हुई जान पड़ेगी। यहाँ पर आचार्य शुक्ल के कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर केवल भाषा वैचित्र्य दिखाया जाएगा, जिसके अर्थ में प्रवाह नहीं होगा, गतिशीलता नहीं होगी और अर्थ वैचित्र्य नहीं होगा, जिस काव्य में केवल भाषा वैचित्र्य होगा, वहाँ पर भाषा इस प्रकार जान पड़ेगी कि जैसे तरह तरह की मुद्रा में उछल कूद करती हुई दिखाई पड़ेगी। यदि उसमें अर्थ वैचित्र्य नहीं होगा और उसके अर्थ में प्रवाह नहीं होगा, गतिशीलता नहीं होगी, वहाँ पर भाषा वैचित्र्य जो है उछल कूद मात्र जान पड़ेगा। भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी, जो उनके सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी रही। हमारे साहित्य में निबंधों की परंपरा कहाँ से चल पड़ी थी, तो भारतेंदु जी से ये इन्होंने माना है। भारतेंदु के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी। जो उनके सहयोगी लेखकों, जो भारतेंदु के सहयोगी लेखक थे, कुछ दिनों तक उनमें जारी रही।
पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्थायी विषयों पर निबंध लिखने की परंपरा बहुत जल्दी बंद हो गई। जो स्थायी विषय थे उन पर निबंध लिखने की परंपरा बहुत जल्दी बंद हो गई। उसके साथ ही वर्णनात्मक निबंध पद्धति पर सामयिक घटनाओं, देश और समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या आदि का चित्रण भी बहुत कम हो गया। इस द्वितीय उत्थान के भीतर उत्तरोत्तर उच्च कोटि के स्थायी गद्य का निर्माण जैसा होना चाहिए था, न हुआ। निबंध जो पहले लिखे जाते थे, जो भारतेंदु मंडल के लेखकों ने कुछ निबंध लिखे, उनकी परंपरा भी धीरे धीरे बंद हो गई। निबंध पद्धति पर सामयिक घटनाओं, देश और समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या आदि का भी चित्रण जो निबंधों में होता था वो भी कम हो गया। तो इस प्रकार इस द्वितीय उत्थान के अंतर्गत क्या हुआ, जो उच्च कोटि के स्थायी गद्य साहित्य का निर्माण जैसा होना चाहिए था उस प्रकार का न हो सका। अधिकांश लेखक ऐसे ही कामों में लगे जिनमें बुद्धि को श्रम पड़े। अधिकांश लेखक ऐसे ही कामों में लगे जिनमें बुद्धि को श्रम पड़े। फल यह हुआ कि विश्वविद्यालयों में हिंदी की ऊंची शिक्षा का विधान हो जाने पर उच्च कोटि के गद्य की पुस्तकों की कमी का अनुभव चारों ओर हुआ। अधिकांश लेखक जो थे, बुद्धि को श्रम ना पड़े होना चाहिए था। फल यह हुआ कि विश्वविद्यालयों में हिंदी की ऊंची शिक्षा का विधान हो जाने पर उसका परिणाम यह हुआ कि अच्छी अच्छी पुस्तकें नहीं लिखी जा सकी। विश्वविद्यालयों में हिंदी की शिक्षा का विधान हो गया तो उच्च कोटि के गद्य की पुस्तकों की कमी का अनुभव चारों ओर हुआ, क्योंकि गद्य में उस प्रकार की उच्च कोटि की पुस्तकें नहीं लिखी गई थी जिस प्रकार की पुस्तकें विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के योग्य हों। भारतेंदु के सहयोगी लेखक स्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या, पर्व त्योहार आदि पर भी साहित्यिक निबंध लिखते आ रहे थे। उनके लेखों में देश की परंपरागत भावनाओं और उमंगों का प्रतिबिंब रहा करता था। भारतेंदु मंडल के जो लेखक थे, इनके जो सहयोगी थे, वो निबंध जिनमें कि समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या, पर्व त्योहार आदि हों, उन पर भी साहित्यिक निबंध लिखते आ रहे थे और उनके जो लेख होते थे उनमें देश की परंपरागत भावना, उमंग आदि का प्रतिबिंब भी रहता था। होली, विजयादशमी, दीपावली, रामलीला इत्यादि पर भी उनके लिखे प्रबंधों में जनता के जीवन का रंग पूरा पूरा रहता था। उन्होंने जो पर्व त्योहारों आदि पर निबंध लिखे हैं, उनमें जो जनता के जीवन का रंग था वो भरपूर महसूस किया जा सकता था। इसके लिए भी वर्णनात्मक और भावात्मक दोनों विधानों का सुंदर मेल करते थे। जैसा कि पहले आचार्य शुक्ल कह चुके हैं कि जो कुशल लेखक होता था वो वर्णनात्मक, भावात्मक दोनों विधानों का मेल करके निबंध लिखा करता था। ये सामाजिक सजीवता भी द्वितीय उत्थान के लेखकों में वैसी न रही, और ये जो सामाजिक सजीवता थी कि समाज का सजीव वर्णन अपने लेखों में करते थे, ये सजीवता द्वितीय उत्थान के लेखकों में वैसी न रह गई थी। इस उत्थान काल के आरंभ में ही निबंध का रास्ता दिखाने वाले 2 अनुवाद ग्रंथ प्रकाशित हुए। इस उत्थान काल के आरंभ में ही, द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही निबंध का रास्ता दिखाने वाले 2 अनुवाद ग्रंथ प्रकाशित हुए। बेकन विचार रत्नावली, अंग्रेजी के बहुत पुराने क्या पहले निबंध लेखक लॉर्ड बेकन के कुछ निबंधों का अनुवाद। बहुत पुराने क्या कहना चाहिए, पहले ही निबंध लेखक लॉर्ड बेकन के कुछ निबंधों का अनुवाद है बेकन विचार रत्नावली में। और निबंध मालादर्श चिपलूणकर के मराठी निबंधों का अनुवाद है। निबंध मालादर्श चिपलूणकर के मराठी निबंधों का अनुवाद है। पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, बेकन विचार रत्नावली, और दूसरी पंडित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की, निबंध मालादर्श। उस समय आशा हुई थी कि इन अनुवादों के पीछे वे दोनों महाशय शायद उसी प्रकार के मौलिक निबंध लिखने में हाथ लगाएं। उस समय जब इन्होंने ये अनुवाद किए थे तो आशा बंधी थी कि शायद जिस प्रकार इन्होंने अनुवाद किए हैं तो आगे मौलिक निबंध लिखें, पर ऐसा ना हुआ। मासिक पत्रिकाएं इस द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत सी निकलीं और उनमें अधिकतर लेख बातों का संग्रह के रूप में ही रहते थे। उसमें लेख किस प्रकार के रहते थे, जैसे बातों का संग्रह हो, लेखकों के अंतः प्रयास से निकली विचारधारा के रूप में नहीं। उसमें लेखकों के अंतः या अंतर्मन की विचारधाराएं नहीं थी जो किसी भी विषय पर, किसी भी स्थिति पर प्रकट होती, वो उनकी विचारधाराएं ना होकर बातों के संग्रह हुआ करते थे। इस काल के भीतर जिनकी कुछ कृतियां निबंध कोटि में आ सकती हैं, उनका संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। तो इस काल में निबंधों का बहुत विकास तो ना हुआ, परंतु जो कुछ थोड़े बहुत निबंध लिखे गए हैं, जिनकी कृतियां निबंध कोटि में आ सकती हैं, जिन लेखकों की, उन लेखकों का यहाँ पर संक्षिप्त में
उल्लेख किया जा रहा है, जिनमें प्रथम है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म दौलतपुर, जिला रायबरेली, वैशाख शुक्ल चतुर्थी संवत 1927 को और देहावसान पौष कृष्ण पूर्णिमा संवत 1995 को हुआ। जन्म संवत 1927 को और इनकी मृत्यु 1995 को हुई। जन्म इनका दौलतपुर, जिला रायबरेली में हुआ था। द्विवेदी जी ने सन 1903 में सरस्वती के संपादन का भार लिया। ये सन में दिया हुआ है। द्विवेदी जी ने सन 1903 में सरस्वती के संपादन का भार लिया। सरस्वती पत्रिका, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला। तब से अपना सारा समय लिखने में ही लगाया। लिखने की सफलता वे इस बात में मानते थे कि पाठक भी उसे बहुत कुछ समझ जाएं। लिखने की सफलता वो क्या मानते थे कि पाठक भी उसे बहुत कुछ समझ जाएं लेख को, यही लिखने की सफलता होती है। कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने फुटकर लेख भी बहुत लिखे। उन्होंने कई उपयोगी पुस्तकें भी लिखी और इसके साथ साथ फुटकर लेख भी लिखे, पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह के रूप में ही हैं, जैसा पहले आचार्य शुक्ल ने कहा है। भाषा के नूतन शक्ति चमत्कार के साथ नए नए विचारों की उद्भावना वाले निबंध बहुत कम मिलते हैं। स्थायी निबंधों की श्रेणी में 2 ही 4 लेख जैसे कवि और कविता, प्रतिभा आदि आ सकते हैं, पर ये लेखन कला या सूक्ष्म विचार की दृष्टि से लिखे नहीं जान पड़ते। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल कहते हैं, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कवि और कविता नाम के जो लेख, प्रतिभा नाम के जो लेख लिखे हैं, तो इन लेखों में सूक्ष्म विचार दृष्टि के वर्णन के लिए उन्होंने नहीं लिखे हैं। इन पर सूक्ष्म विचार प्रस्तुत करने के लिए नहीं लिखे हैं और ये किस प्रकार के गंभीर विषय हैं इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने इस विषय की मोटी मोटी बातें मोटे तौर पर कही हैं। जैसे यहाँ पर उनकी भाषा का उदाहरण आचार्य शुक्ल ने दिया है। इससे स्पष्ट है कि किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक होती है, ईश्वर दत्त होती है। जो चीज ईश्वर दत्त है वह अवश्य लाभदायक होगी, वह निरर्थक नहीं हो सकती। उससे समाज को अवश्य कुछ न कुछ लाभ पहुंचता है। कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर ना हो। कविता से दुनिया में आज तक बड़े बड़े काम हुए हैं। कविता में कुछ न कुछ झूठ का अंश जरूर रहता है। असभ्य अथवा अर्धसभ्य लोगों को यह अंश कम खटकता है, शिक्षित और सभ्य लोगों को बहुत। संसार में जो बात जैसी देख पड़े, कवि को उसे वैसी ही वर्णन करना चाहिए। कविता के संबंध में बातें बहुत मोटी मोटी हैं। आचार्य शुक्ल को अपेक्षा थी कि कवि और कविता नामक जो लेख था उसमें इस विषय का सूक्ष्म और गूढ़ विश्लेषण होता, जो कि इसमें नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे, पर विचार की वह गूढ़ गुम्फित परंपरा उनमें नहीं मिलती जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। इस प्रकार की गूढ़ गुम्फित परंपरा उन्होंने नहीं दिखाई है। विचार, वो गूढ़ और सूक्ष्म विचार अपने लेखों में नहीं प्रकट किए हैं जिससे पाठक पढ़े और किसी नए विचार को पकड़ सके, नई विचार पद्धति पर दौड़ सके, उसको इनको पढ़कर कविता के विषय में कोई नया विचार सूझे। इस प्रकार के नहीं है। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहां एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड को लिए हो। शुद्ध विचारात्मक, यहाँ पर ये विचारात्मक निबंधों के विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि विचारात्मक निबंध किस प्रकार के होना चाहिए। तो ये आपका कथन के रूप में भी इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि निबंध के विषय में, विचारात्मक निबंधों के विषय में ये विचार किसके हैं, ये कथन किसका है। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहां एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड को लिए हो। एक एक वाक्य में उससे संबंधित पूरा विचार खंड समाहित हो।
द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है, ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। एक एक सीधी बात कुछ हेरफेर कहीं कहीं केवल शब्दों के ही साथ 5-6 तरह के 5-6 वाक्यों में कही हुई मिलती है। एक एक सीधी बात कुछ हेरफेर कहीं कहीं केवल शब्दों के ही हेरफेर है। 5-6 तरह के 5-6 वाक्य, जो हर एक वाक्य अलग तरह का है। इस प्रकार से सीधी बात उन्होंने कह दी है, कहीं कोई हेरफेर नहीं, वाक्यों के अंदर कहीं गूढ़ता नहीं। उनकी यह प्रवृत्ति उनकी गद्य शैली निर्धारित करती है। उनकी यह प्रवृत्ति जो है, इसी से उनकी गद्य शैली का निर्धारण होता है। उनके लेखों में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग अधिक मिलता है। नपे तुले वाक्य को कई बार शब्दों के कुछ हेर फेर के साथ कहने का ढंग वही है जो वाद या संवाद में बहुत शांत होकर समझाने बुझाने के काम में लाया जाता है। नपे तुले उनके वाक्य रहते हैं और कहने का वही ढंग होता है जब हम बैठकर किसी को वो बातों में कोई बात समझाते हैं। उनकी यह व्यास शैली विपक्षी को कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की है। उनकी ये जो व्यास शैली है, ये विपक्षी को कायल करने के, विपक्षी पर अपनी बात का प्रभाव डालने को, उसको एक एक बात अच्छे से समझाने के प्रयत्न में बड़े काम की है। इस बात के उनके 2 लेख, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, सरस्वती सन 1913 में प्रकाशित, और आर्य समाज का कोप सरस्वती सन 1914 में प्रकाशित हुआ था, अच्छे उदाहरण हैं इस बात के कि उनकी व्यास शैली जो है वो विपक्षी को कायल करने के प्रयत्न में लाभदायक है। ये इसका उदाहरण हमें कहाँ मिलता है? उनके 2 लेखों से। एक है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, और दूसरा है आर्य समाज का कोप, जो दोनों सरस्वती में प्रकाशित हुए थे। उनके कुछ अंश नीचे दिए जाते हैं, इनके कुछ अंश यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। आप कहते हैं कि प्राचीन भाषा मर चुकी है और उसे मरे 300 वर्ष हुए। इस पर प्रार्थना है, न वह कभी मरी और न उसके मरने के कोई लक्षण ही दिखाई देते हैं। यदि आप कभी आगरा, मथुरा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और इटावे तशरीफ ले जाएं, तो कृपा करके वहाँ के एक आध अपर प्राइमरी और मिडिल स्कूल का मुआयना न सही तो मुलाहजा अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको मालूम हो जाएगा कि जिसे आप मुर्दा समझ रहे हैं वह अब तक इन जिलों में बोली जाती है। अगर आप इस भाखा नामक भाषा को मरे 300 वर्ष हुए तो कृपा करके यह बताइए कि श्रीमान ही के सधर्मी काजिम अली आदि कवियों ने किस भाषा में कविता की है। 1700 ईस्वी से लेकर ऐसे अनेक मुसलमान कवि हो चुके हैं जिन्होंने भाखा में बड़े बड़े ग्रंथ बनाए हैं। हिंदू कवियों की आप खबर न रखते तो कोई विशेष आक्षेप की बात न थी। अर्थात कई मुसलमान कवि ही हो चुके हैं जिन्होंने भाखा में बड़े बड़े ग्रंथ बनाए हैं, इनकी तो खबर रखनी चाहिए थी। अगर हिंदू कवियों की खबर न रखते तो कोई विशेष बात नहीं थी। ऑनरेबल असगर अली खां की 5वीं उक्ति यह है कि उर्दू या हिंदुस्तानी ही यहाँ की सार्वदेशिक भाषा है। आपके इस कथन की सच्चाई की जांच सहज ही में हो सकती है। ऊपर हाली साहब के दीवान और दूसरे साहित्य सम्मेलन के सभापति के भाषण से जो अवतरण दिए गए हैं, उन्हें खां साहब बारी बारी से एक बंगाली, एक मद्रासी, एक गुजराती और एक महाराष्ट्र को जो इस प्रांत के निवासी न हों दिखावें और उनसे यह कहें कि इनका मतलब हमें समझा दीजिए। बस तत्काल ही आपको मालूम हो जाएगा कि 2 में से कौन भाषा अन्य प्रांतवासी अधिक समझते हैं। श्रीयुत असगर अली खां के इस कथन से कि उर्दू और हिंदुस्तानी इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द कंट्री, एक भेद की बात खुल गई। वह यह कि आप लोगों की राय में यह हिंदुस्तानी और कुछ नहीं, उर्दू ही का दूसरा नाम है। अतएव समझना चाहिए कि जब हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया जाता है तब हिंदुस्तानी नाम की आड़ में उर्दू ही का पक्ष लिया जाता है और बेचारी हिंदी के बहिष्कार की चेष्टा की जाती है। दूसरा उदाहरण उन्होंने इस प्रकार दिया है, जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को अपने दोषों पर धूल डालकर दूसरों को धमकाने और बिना पूछे ही उन्हें नेक सलाह देने का अधिकार है, उसके बड़ों और विद्वानों को पराक्रम की सीमा कौन निर्दिष्ट कर सकेगा। हमारे पास इससे भी बढ़कर कुतूहलजनक पत्र आए हैं। बनावटी या सच्चा नाम देकर बी सिंह नाम के एक महाजन ने आगरे से एक पोस्ट कार्ड में हमें उर्दू भेजा है।
उसमें अनेक दुर्वचनों और अभिशापों के अनंतर इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि राज्य अंग्रेजी है, अन्यथा हमारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। भाई सिंह, दुख मत करो, आर्य समाज की धर्मोन्नति होती हो तो कर कुठार आगे यह सीसा। ये इस प्रकार दूसरा लेख इन्होंने प्रकाशित किया था सरस्वती में, जो कि है आर्य समाज का कोप। अब आइए देखते हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त को। इससे पहले थे पंडित माधव प्रसाद मिश्र, लेकिन उनका पूरा वर्णन इस वीडियो में संभव नहीं है, तो बाबू बाल मुकुंद को देख लेते हैं, जिनका वर्णन थोड़ा दिया गया है। उनका वर्णन थोड़ा अधिक है, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम देखते हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त को। गुप्त जी का जन्म पंजाब के रोहतक जिले के गुरियानी गांव में संवत 1922 और मृत्यु 1964 में हुई। बाल मुकुंद जी का जन्म कहाँ हुआ? पंजाब के रोहतक जिले के गुरियानी गांव में हुआ था संवत 1922 में, और इनकी मृत्यु संवत 1964 में हुई। वे अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। पहले इन्होंने 2 उर्दू पत्रों का संपादन किया था, पर शीघ्र ही कलकत्ते के प्रसिद्ध संवाद पत्र बंगवासी के संपादक हो गए। पहले इन्होंने 2 उर्दू पत्रों का भी संपादन किया था, उसके बाद ये कलकत्ता से निकलने वाले बंगवासी के संपादक हो गए। बंगवासी के संपादक कौन थे? बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बंगवासी को छोड़ते ही ये भारत मित्र के प्रधान संपादक बनाए गए। जब इन्होंने बंगवासी पत्र को छोड़ा, उसके तुरंत बाद ही ये भारत मित्र के प्रधान संपादक बना दिए गए। ये बहुत ही चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक थे, अतः कभी कभी छेड़छाड़ भी कर बैठते थे। ये चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक थे, ऐसा आचार्य शुक्ल कह रहे थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती भाग 6 संख्या 11 के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अनस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया। ये छेड़छाड़ और मजाक करना, व्यंग्य करना इन्हें पसंद था, क्योंकि ये विनोदशील प्रकृति के लेखक थे। तो जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में भाषा और व्याकरण शीर्षक से जो लेख निकला था, उसमें अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया था, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने आत्माराम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली। तब इन्होंने किस नाम से द्विवेदी जी के प्रयोगों की आलोचना की थी? आत्माराम नाम से। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि बाल मुकुंद गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयोगों की किस नाम से आलोचना की थी? तो वो आलोचना की थी आत्माराम नाम से। कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली, जिसमें चूहलबाजी का पुट पूरा था। इन्होंने एक लेखमाला निकाली थी इनकी आलोचना करते हुए आत्माराम नाम से, जिसमें चूहलबाजी का पुट पूरा था। द्विवेदी जी ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण, तो द्विवेदी जी गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे, उनको भी युक्तिपूर्ण उत्तर देना था। उनको भी, जिस प्रकार उन्होंने चूहलबाजी का पुट देते हुए अपनी लेखमाला निकाली थी, द्विवेदी जी थे तो गंभीर प्रकृति के व्यक्ति, लेकिन उनको भी युक्तिपूर्ण उत्तर देना था कि अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण विगणना के लिए सरगो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक देकर बहुत फवता हुआ आल्हा कल्लू अल्लाहित के नाम से लिखना पड़ा। जो उन्होंने लेखमाला निकाली थी, उसका उत्तर देने के लिए द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक से एक आल्हा लिखा और उसमें नाम अपना दिया था कल्लू अल्लाहित। कल्लू अल्लाहित के नाम से एक आल्हा सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक से लिखा, जिसमें उन्होंने बाबू बाल मुकुंद गुप्त को उनकी बात का उत्तर दिया था। तो ये सरगो नरक ठिकाना नाही जो लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ये बाल मुकुंद गुप्त को जवाब देने के लिए लिखा था, जो उनकी लेखमाला निकली थी। पत्र संपादन काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निबंध भी लिखे। जब पत्र संपादन करते थे तो इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निबंध भी लिखे थे, जिनका एक संग्रह गुप्त निबंधावली के नाम से छप चुका है। इनके निबंधों का संग्रह गुप्त निबंधावली नाम से छप चुका है। उनकी रत्नावली नाटिका के सुंदर अनुवाद का उल्लेख हो चुका है, और उन्होंने जो रत्नावली नाटिका का सुंदर अनुवाद किया है, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है नाटकों के समय में, नाटकों का विस्तार जब हम पढ़ रहे थे। गुप्त जी ने सामयिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरंजक प्रबंध लिखे हैं। सामयिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर प्रबंध भी लिखे हैं, जिनमें शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है।
गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। राजनीतिक और सामायिक परिस्थिति को लेकर इनका लिखा गया शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। जिस प्रकार पहले वर्णन किया जा चुका है, आचार्य शुक्ल बता चुके हैं कि लेख किसी भी प्रकार का हो, जो लेखक की प्रकृति होती है उसका प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। तो गुप्त जी विनोदशील प्रकृति के लेखक थे, तो विषय किसी प्रकार का हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। तो इनके विनोद का रंग इनके लेख पर चढ़ ही जाता था। वे पहले उर्दू के एक अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती और फड़कती हुई होती थी। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे, विचार को विनोदपूर्ण वर्णनों में ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में ही मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके छिपे से रहते थे। विनोदपूर्ण जो वर्णनात्मक विधान था वही सामने आता था, विचार उसमें लुके छिपे से रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी। किसी भी गंभीर विषय को विनोदपूर्ण ढंग से वे कह जाते थे, तो उसकी जो विचारात्मक गंभीरता थी उसका आभास लेखक को नहीं हो पाता था। शिव शंभू का चिट्ठा से थोड़ा सा अंश नमूने के लिए दिया जाता है। उनका शिव शंभू का चिट्ठा जो है उससे यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण दिया हुआ है। इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं, चीलें नीचे उतर रही हैं, तबीयत भुरभुरा उठी। इधर भंग उधर घटा, बहार में बहार। इतने में वायु का वेग बढ़ा, चीलें अदृश्य हुई, अंधेरा छाया, बूंदें गिरने लगी, साथ ही तड़तड़ धड़धड़ होने लगी। देखा ओले गिर रहे हैं, ओले थमे, कुछ वर्षा हुई, बूटी तैयार हुई। बम भोला कहकर शर्मा जी ने एक लोटा भर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल डिग्गी पर बड़े लाट मिंटो ने बंग देश के भूतपूर्व छोटे लार्ड उडबर्न की मूर्ति खोली। ठीक एक ही समय में कलकत्ते में ये दो आवश्यक काम हुए। भेद इतना था कि शिवशंभू शर्मा के बरामदे की छत पर बूंदें गिरती और लॉर्ड मिंटो के सिर या छाते पर। भंग छानकर महाराज जी ने खटिया पर लंबी तानी और कुछ काल सुषुप्ति के आनंद में निमग्न रहे। हाथ पांव सुख में, पर विचार के घोड़ों को विश्राम न था। वह ओलों की चोट से बाजुओं को बचाता हुआ परिंदों की तरह इधर उधर उड़ रहा था। गुलाबी नशों में विचारों का तार बंधा कि बड़े लाट फुर्ती में अपनी कोठरी में घुस गए होंगे और दूसरे अमीर भी अपने अपने घरों में चले गए होंगे। पर वह चील कहाँ गई होगी? हाँ, शिवशंभू को इन पक्षियों की चिंता है, पर वह यह नहीं जानता कि इन अभ्रम स्पर्शी अट्टालिकाओं से परिपूरित महानगर में सहस्त्रों अभागे रात बिताने को झोपड़ी भी नहीं रखते। तो इस प्रकार उस समय की सामयिक स्थिति थी, उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे हम पढ़ेंगे अन्य लेखकों को। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि ये पूरी सीरीज़ इसी प्रकार आप देखते रहें।